IB ग्रेड से एक ऐसे हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर। स्टार्ट होता क्या है? यूनिवर्सिटी एडमिशंस जो है वो एक चैलेंज है। क्या ये टेस्ट सिर्फ एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट है? क्या आप वाकई वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो सेल्फ स्टडी करके जो एक स्ट्रक्चर्ड इदारे में जैसे IB ग्रेड्स में हो रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज़ की कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया या मैं नहीं कर पाया क्या है? तो मतलब जहाँ पे बच्चा लैग कर रहा होता है, जिस सेक्शन के अंदर वो लैग कर रहा होता है, तो फिर टीचर आप उसी सेक्शन के ऊपर जो है फोकस करके उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जी IB ग्रेड्स में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे 6 कैंपसेस हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, बहादुराबाद, DHA, मलिर, हमारे 6 एरियाज में कैंपसेस हैं और हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। Assalamu alaikum everyone. Welcome to another insight-packed episode of our educational podcast, where we will discuss an academic topic that often becomes a source of confusion and challenge for students. तो आज हम बात करने वाले हैं सेट पे, एक ऐसा टेस्ट जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक गेटवे है टू टॉप यूनिवर्सिटीज़। लेकिन पाकिस्तान में इसकी चीज़ें इतनी पजल्ड हैं, इतनी डिफ़िकल्ट है कि इसको समझना, इसकी तैयारी, ये सब कुछ एक पजल की तरह है। तो आज इसी पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद है IB ग्रेड से एक ऐसे हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनको आपने ज़रूर बहुत जगह देखा भी होगा, बहुत जगह सुना भी होगा, जिनका नाम है तलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरीफ आप? क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू अरीफ। तलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला आपने। नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो तलाल भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये सेट एग्जैक्टली होता क्या है? अरीफ देखें, सैट ये एक मतलब आपने जो सवाल मुझसे किया है ये एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है और मतलब अगर इस पे बात करें तो एक पूरा सेशन हम सिर्फ इस पे ही कर सकते हैं कि सैट होता क्या है। लेकिन ये कि हमारे ऑब्वियसली जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बता देता हूँ। तकरीबन कोई अराउंड 100 ईयर्स बैक एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉलेज बोर्ड, ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो है वो एक चैलेंज है और इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, उन एप्लीकेंट्स में से एडमिशन किसको दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी चैलेंज था, स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज था। तो कॉलेज बोर्ड ने एक टेस्ट डिवाइस किया, मेरे ख्याल आई थिंक कोई 1920s में ये टेस्ट डिवाइस हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया SAT। ठीक है। ये टेस्ट का बेसिकली फंक्शन ये था कि ये टेस्ट स्टूडेंट को फिल्टर करे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एक टेस्ट बना दिया, उसमें एक स्किल सेट के ऊपर बात हो रही है, उसमें सेक्शंस रख दिए और फिल्टर इस तरह से कि जो बच्चा, उन्होंने मतलब उस टेस्ट को डिज़ाइन इस तरह से किया कि जो बच्चा उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है ये समझा जाएगा कि ये बच्चा एलिजिबल है फलां यूनिवर्सिटी के लिए। फिर अपनी एलिजिबिलिटी के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी लेवल स्टैंडर्ड के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग बेंचमार्क और स्कोर सेट कर लिए, जिसकी बेसिस पे बच्चों को एडमिशन मिलने लगा। लेकिन जो आपका सवाल है, उस सवाल को अगर मैं मतलब इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में कन्वे करूं तो सैट बेसिकली एक टेस्ट है जिसको या जिसकी बेसिस पे बच्चे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितने टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि इट्स सॉर्ट ऑफ यस अ मास्टर की टू ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा तलाल भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या ये टेस्ट सिर्फ एक इंग्लिश बेस्ड टेस्ट है या इसमें मैथ्स भी आती है या और भी कोई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इसके अंदर? अच्छा देखिए अरीफ, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि SAT अब करंट फेज में जो SAT चल रहा है, SAT एक स्किल बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। जो चीज़ SAT में होती है उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, तभी एक टाइम पे इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता था, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट इस नाम से ये मशहूर था। और ऑब्वियसली इसका एक रीज़न ये भी था कि एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट यू एक्वायर ओवर टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ, यार अगर आपका मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है या किसी और इस तरह के सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें रोड लर्निंग वगैरह होती है, तो ये आप सब्जेक्ट का पेपर है, आपने हो सकता है 2 दिन पहले तैयारी शुरू की, 1 हफ्ता पहले तैयारी शुरू की, आपने 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई की, आपने चीज़ें याद कर ली और पेपर में आपने जाके जो याद किया था उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और हो सकता है कि आपका उस पेपर में स्कोर भी अच्छा आ जाए। ठीक है। अच्छा। तो लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप ये समझ लो कि एक तरह से ओपन बुक टेस्ट है, वहाँ पे आप कुछ याद करके नहीं जा सकते, वहाँ पे आप कोई चीज़ अपने साथ लेके नहीं जा सकते जिसको आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर दोगे। एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली एक स्किल बिल्डिंग का नाम है जो कि विद टाइम बच्चे एक्वायर करते हैं और अगर उनका वो स्किल सेट अच्छा डेवलप हो जाता है
तो फिर आगे जाके उनको वो टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है, जैसा आपने मुझसे पूछा, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सैट में इंग्लिश भी होता है जिसको रीडिंग एंड राइटिंग कहा जाता है, और एक मैथ का सेक्शन होता है, और दोनों सेक्शंस को डिवाइड किया होता है फर्दर मॉड्यूल्स के अंदर। लेकिन ये दो सेक्शंस प्राइमरीली होते हैं, लेकिन ये इट इज़ अनलाइक एनी अदर इंग्लिश और मैथ पेपर जो शायद बच्चों ने इस लेवल पे अपने ए लेवल्स पे या इंटरमीडिएट के टाइम पे सॉल्व किया हुआ होता है। ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का पेपर होता है। इंग्लिश के अंदर भी अगर आप देखें या रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर भी अगर आप देखें, तो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का स्किल सेट आपको हर सवाल के लिए इनफैक्ट मैं कहूँगा डेवलप करना होता है। मैथ की भी अगर आप बात करें तो डिफरेंट जो टॉपिक्स टेस्ट किए जाते हैं उनके लिए हर टॉपिक और हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेसिफिक स्किल सेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बच्चे ऑब्वियसली ये कर लेते हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं और सिर्फ इसको एक नॉर्मल टेस्ट की तरह नहीं लेते, उन्हीं बच्चों को फिर हमने ये भी देखा है कि विद टाइम वो स्कोर भी इस तरह की चीज़ों में कर जाते हैं। सैट का उनका स्कोर भी अच्छा आता है, वो क्रैक भी कर जाते हैं। शुरू में अगर स्कोर उनका अच्छा नहीं भी आ रहा होता तो वो इस तरह से मतलब मेहनत करके इस चीज़ को समझ के अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट लेके आ जाते हैं। सही। तो ये इन अ नटशेल बेसिकली सैट के बारे में आप कह सकते हो कि स्किल सेट जो है ना इसके अंदर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सैट में अच्छा स्कोर चाहिए। हाँ, इसमें ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो शुरू में जिनको लग रहा होता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, या शुरू में वो इसको इतना सीरियसली नहीं लेते और उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो इंग्लिश ही है, मैथ ही है, हमने पढ़ा हुआ है पहले से और इस तरह से हम तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से फिर जो बच्चे आते हैं वो फिर जब टेस्ट देते हैं उनका फिर जब स्कोर नहीं आता तो वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर जो टीचर हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनका भी रोल आ जाता है कि वो समझाएं कि किस तरह से इसको लेके चलना है आगे। तो ये इस तरह से बच्चे इसको ले सकते हैं। अच्छा दलाल भाई, आपने सैट का एक बेसिक इंट्रो तो दे दिया, एक ओवरव्यू तो मुझे दे दिया। अब बच्चे परेशान होते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। अब जो सैट डिजिटल हो गया है, मुझे इसके बारे में बताएं, ये क्या है? हाँ, ये जो है ना ये एक बड़ी नई चीज़ है और ये ऑब्वियसली बच्चे इसके साथ फेमिलियर भी नहीं होते। सैट अब तक बच्चों को ये पता था कि भाई पेपर सैट होता है, पेपर में सैट दिया जाएगा, जैसे कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, बच्चे उसी तरह जाके सैट भी दे के आ जाते थे। लेकिन अगर अब की बात करें, अब जो उन्होंने, क्योंकि सैट में देखें चेंजेस आते रहते हैं। मैं तकरीबन समझ लें कोई जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तकरीबन 2 मेजर चेंजेस सैट में देखे हैं। पहले सैट में 3 सेक्शंस होते थे, फिर उनका सैट उन्होंने 2016 में रीडिज़ाइन किया, वो भी पेपर सैट था, उसमें इंग्लिश और मैथ के उन्होंने 2 सेक्शंस कर दिए, और फिर अब उन्होंने वो सेम रखा मगर उसको उन्होंने डिजिटल कर दिया। अच्छा, इसकी और बहुत सारी डिटेल्स हैं ऑब्वियसली। सिर्फ डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ डिजिटल हो गया, उसमें इंशाल्लाह होपफुली हम अभी और आगे बात कर लेंगे। लेकिन देखिए इसमें ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिजिटल बच्चे समझ लें कि भाई अब इसमें पेपर रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। अब इसमें जो पूरा टेस्ट है वो लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया है, वो आपके कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गया है। और उन्होंने आई थिंक आईपैड की भी कुछ गुंजाइश रखी है कि कुछ बच्चे अगर टैबलेट्स लेके आए उस पर काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट जो लामहला ये अब होगा, ये अब आप समझ लें टैबलेट पे ही होगा। और ऑब्वियसली बात है, जो भी फिर इसके अंदर आपको मैथ की वर्किंग है जो आप पेपर पे पहले करते थे, या इंग्लिश के कुछ बच्चे नोट्स लेते थे पेपर सैट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी में मैनेज करनी है, इसी के अंदर लेके चलना है। अब ये नया तो है, मतलब मास्टर्स लेवल पे अगर आप देखें तो ये काम बहुत पहले से हो रहा है कि जीआरई में भी और जीमैट में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले से वो डिजिटल था और कुछ मेरा ख्याल है शायद और डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन इस लेवल पे एसएटी जो है वो अक्सर बच्चों के लिए फेमिलियरिटी नहीं होती। तो ये जब वक्त के साथ उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं तो हमने ये देखा है कि ये रिलेटिवली पेपर के मुकाबले में बच्चे इससे ज़्यादा आसानी से चीज़ें कर जाते हैं। हाँ, थोड़ा नया तो है, मगर ये कि जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर काम करना इसके अंदर बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, आपने डिजिटल का तो मुझे बता दिया कि ये सैट जो है अब डिजिटल की तरफ जा चुका है, बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। लेकिन मुझे इसके फॉर्मेट के बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे डिटेल दीजिएगा। हाँ, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए फॉर्मेट समझना ना ये क्रक्स है किसी भी टेस्ट का। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, जिनकी मैथ अच्छी होती है, ओवरऑल उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिर भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दे डू अंडरस्टैंड स्टफ, दे डू अंडरस्टैंड कैसे चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन वो उसको क्रैक कैसे करना है, उसमें स्कोर कैसे करना है, वो इस बात को नहीं समझ पाते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि यार इसमें इसका फॉर्मेट है क्या। ये बच्चों को इसमें एक्सट्रीम क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सैट के अंदर अगर हम बात करें तो सैट में हमारे पास
दो सेक्शंस होते हैं प्राइमरीली, जैसे मैंने आपको बताया Okay. कि एक हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग है और एक मैथ है। अब इसमें फर्दर अगर हम जाएं तो रीडिंग एंड राइटिंग को उन्होंने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जिसको वो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कहते हैं, और मैथ को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जिसको वो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कहते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ओवरऑल अगर आप फॉर्मेट की बात करें तो ये है। अब ये एक अलग बात है कि जब आप इसमें फर्दर इसमें डाइव इन करते हैं तो इंग्लिश में भी और मैथ में भी हर एक टॉपिक, हर एक सवाल, इट इज़ अ डिफरेंट स्किल सेट, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी। और इसीलिए हमने देखा अक्सर बच्चे इसमें स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, बिकॉज वो एक उनका ऑब्वियसली बैकग्राउंड उस चीज़ का नहीं होता। हमारे यहाँ हमने देखा खासतौर से, यानी इंटरनेशनली भी अगर आप बात कर लें और लोकली भी अगर आप बात कर लें, तो आजकल ख़ासतौर से वीडियोज़ की तरफ रुझान बच्चों का ज़्यादा है, रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से वो उस फॉर्मेट को पता होने के बावजूद भी आगे जाके उसके अंदर उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ओवरऑल जो सैट का हमारा फॉर्मेट है वो यही है कि एक रीडिंग एंड राइटिंग का सेक्शन होगा, उसमें आप समझ लो कि दोनों मॉड्यूल्स में आपके पास तकरीबन 27 क्वेश्चंस होते हैं। और मॉड्यूल 1 में तकरीबन 27 सवाल हैं, मॉड्यूल 2 में 27 सवाल है, तो टोटल आपके पास तकरीबन 54 क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ही अगर आप मैथ की बात कर लो तो मॉड्यूल 1 में तकरीबन 22 सवाल होते हैं, मॉड्यूल 2 में भी तकरीबन 22 सवाल होते हैं, तो टोटल आपके पास इसमें 44 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम की भी इसके अंदर लिमिट होती है। दोनों जो मॉड्यूल्स हैं उसमें इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के जो दोनों मॉड्यूल्स हैं उसमें दोनों मॉड्यूल्स आपके पास 32 मिनट्स के होते हैं, यानी मॉड्यूल 1 32, मॉड्यूल 2 32, टोटल आपके पास तकरीबन 64 मिनट्स होते हैं इसके लिए। और मैथ की अगर आप बात करें तो मैथ में आपके पास पर मॉड्यूल 35 मिनट्स होते हैं, यानी इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो 70 मिनट्स आपके पास होते हैं। तो समझ लो कि तकरीबन कोई 2.25 घंटे 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। इट हैज़ कम डाउन टू तकरीबन 3.5 घंटे 4 घंटे का पहले पेपर स्टार्ट होता था, और अब जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के अंदर ये सिनेरियो है डिजिटल के अंदर, उन्होंने उसको सारी डिजिटल नहीं किया, उन्होंने पेपर फॉर्मेट भी काफ़ी हद तक उसका चेंज किया, और आप पेपर समझ लो तकरीबन 1/3 पेपर जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ये फॉर्मेट के हवाले से बात है। अच्छा तलाल भाई, एक और बात मुझे बताइएगा कि एक सवाल आता है बच्चों के जहन में कि अडेप्टिव टेस्टिंग का क्या मतलब है, मुझे इसके बारे में भी ज़रा सी कुछ डिटेल दें। हाँ माशाल्लाह, आप जो सवाल कर रहे हैं, सारे जो सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे हैं, और ये तकरीबन हर बच्चे का यही सवाल है जो सैट की तरफ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अडेप्टिव टेस्टिंग ये अरीफ कोई नई चीज़ नहीं है। अडेप्टिव टेस्टिंग ये पहले जो टेस्ट होते हैं, यानी मास्टर्स वगैरह के जो टेस्ट हैं, उनमें बहुत पहले से होता आ रहा है। ये SAT में इन्होंने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। अब एडेप्टिव टेस्टिंग को समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज एडेप्टिव टेस्टिंग जब आप समझते हैं तो ये आपको समझ में आता है कि स्कोरिंग एक्चुअली इसमें होती किस तरह से। तो अडेप्टिव टेस्टिंग का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ दोनों में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं। अब ये होता ये है कि जो मॉड्यूल 1 है उसके स्कोर की बेसिस पे जो मॉड्यूल 2 है उसका डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड होता है। यानी यहाँ पे समझने की बात एक ये है कि मॉड्यूल 2 यानी जो दूसरा सेक्शन है वो हर बच्चे के पास एक जैसा नहीं होगा। अच्छा, इससे एक और फ़ायदा क्या होता है, इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जो फेयरनेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टेस्ट अब रैंडम है। अब बच्चों को तो नहीं पता, अगर पेपर स्टार्ट है फॉर एग्जांपल, एक डेट पे जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो तो हर जगह पे सेम है, लेकिन इसके अंदर एडेप्टिव टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि मॉड्यूल 1 अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ या कोई भी बच्चा अच्छा कर रहा है, मॉड्यूल 1 में अगर उसका स्कोर अच्छा है तो मॉड्यूल 2 ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा सा मुश्किल आएगा, ठीक है। और मॉड्यूल 1 अगर किसी ने थोड़ा सा ख़राब किया, उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, उसने गलतियां ज़्यादा कर दी, और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मोर देन 10 यानी 10+ अगर एरर्स हैं तो ये सिनेरियो बनता है। अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे तो उसका जो मॉड्यूल 2 है वो आसान आता है। अच्छा, ये चीज़ इंग्लिश और मैथ, रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ दोनों पे ये एप्लीकेबल है। अगर आप पहला मॉड्यूल अच्छा करोगे, सेकंड मॉड्यूल मुश्किल आएगा, एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसमें फिर अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार हम तो मतलब अगर पहला मॉड्यूल अच्छा कर रहे हैं तो हमें तो एज अ गिफ्ट जो दूसरा सेक्शन है वो तो आसान मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो मॉड्यूल आसान, मतलब अगर अच्छा कर रहा है कोई बच्चा, दूसरा सेक्शन मुश्किल आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों को एक चीज़ समझना जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो वेटेड एग्रीगेट है ना वो हार्ड मॉड्यूल का ज़्यादा होता है। यानी मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि एक बच्चा है, उसने मिसाल के तौर पे उसका मॉड्यूल 1 अच्छा नहीं हुआ और उसका मॉड्यूल 2 जो है वो आसान आ गया, ठीक है। उसने उसमें 27 में से मिसाल के तौर पे 15 सवाल कर लिए, ठीक है। और एक बच्चे का मॉड्यूल 1 अच्छा हुआ और उसका मॉड्यूल 2 मुश्किल आ गया और उसने 11-12 सवाल सही किए। अब ये जिस बच्चे ने 11-12 सवाल सही किए हैं, चांसेस आर
कि उसका जो स्कोर है वो उस बच्चे से ज़्यादा होगा जिसने आसान सेक्शन में 15 सवाल सही किए थे। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। तो एक तरह से बल्कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको सैट में अच्छा स्कोर चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आपका जो पहला सेक्शन है वो अच्छा हो और आपका जो दूसरा सेक्शन है वो मुश्किल आए। इसकी ऑब्वियसली डिटेल में तो अभी मैं नहीं जा रहा, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी एक साइंस है कि बिल्कुल किस बिल्कुल तरीके ऐसे से ही। वो स्कोरिंग होती है। मगर हमने ये देखा कि जो बच्चे हार्ड सेक्शन स्कोर नहीं कर पाते, यानी जिन बच्चों के पास दूसरा सेक्शन मुश्किल नहीं आता, उन बच्चों का जो स्कोर है वो नॉर्मली 600 से ऊपर नहीं जाता। और हमें पता है कि सैट में दोनों सेक्शंस 800 और 800 में से स्कोर किए जाते हैं। टोटल जो सैट का स्कोर है वो 1600 है। तो अगर 800 एक सेक्शन का स्कोर है और एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पे आसान सेक्शन ले रहा है दूसरा वाला, तो उसका स्कोर 600 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी वो जो टॉप स्कोर एम कर रहा है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा इसकी साइंस है। अच्छा तलाल भाई, आप स्कोर की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात और ये बता दें कि अच्छा स्कोर क्या कंसीडर किया जाता है? यार ये तो समझ लो कि आजकल जो है ना वो हर बच्चे का रोना है कि भाई मुझे आप बिल्कुल। ये समझा दो अच्छा स्कोर किया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें लोग जवाब भी दे रहे होते हैं कि अच्छा स्कोर जो है वो 1300 है, अच्छा स्कोर 1400 है, या अच्छा स्कोर 1500 है। भाई ये बात तो सही है कि अगर किसी का स्कोर 1400 से ज़्यादा आ रहा है तो वो अच्छा स्कोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी का स्कोर 1400 आ गया, 1500 आ गया तो वो स्कोर अच्छा है। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इनफैक्ट इन पाकिस्तान एज वेल, वो 1400 या 1500 जो स्कोर है या उससे ज़्यादा का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इससे पता ये चला कि अच्छा स्कोर क्या है ये जज करने का एक अलग क्या कह सकते हैं उसको, बैरोमीटर है। और वो बैरोमीटर ये है कि यार जो स्टूडेंट है जो ये जानना चाहता है कि यार अच्छा स्कोर क्या है सैट में, तो सवाल उससे ये बनता है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब अच्छा। मिसाल के तौर पे आईबीए की अगर आप बात कर लें, ठीक है, तो सही। आईबीए अब आजकल, क्योंकि आईबीए ने वो पॉलिसी तो ख़त्म कर दी है, लेकिन आईबीए अब तकरीबन 1350 से 1450 के बीच में कहीं पे भी एडमिशन दे देता है। सही है। अब एक बच्चे को आईबीए में जाना है तो उसका अगर स्कोर फॉर एग्जांपल 1350 आ गया या 1400 आ गया या 1400 से ज़्यादा आ गया, तो उसके लिए ये अच्छा स्कोर है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में उसको जाना था वो उसमें उसका एडमिशन हो गया। सही है। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई ऐसा बच्चा है जिसने आईवी लीग को एम किया हुआ है, जो यूएस जाना चाहता है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ना चाहता है, इस तरह का अपना सिनेरियो बनाना चाहता है, तो ऐसे बच्चे का अगर स्कोर मिसाल के तौर पे 1450 भी आ गया या इवन 1480 भी आ गया, तो शायद उसके लिए काफ़ी ना हो, क्योंकि आईवी लीग या जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की, वो 1500 के ऊपर जाके तो कंसिडर करना शुरू करती हैं, लेट अलोन के वो एडमिशन दे दें। ठीक है, तो अब ये हाईली टेंटेटिव है। अच्छा स्कोर इस, ऐसे कह लो कि अच्छा स्कोर इज सब्जेक्ट टू द यूनिवर्सिटी दैट यू वांट टू गेट एडमिशन। जितना आप यूनिवर्सिटी का लेवल और यूनिवर्सिटी का रेपो ऊपर बढ़ाते चले जाओगे, उतना आपका जो स्कोर है वो अच्छा होता जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट अच्छी होती चली जाएगी। इवन लम्स की अगर मैं बात करूं तो लम्स के अंदर भी जो एवरेज सैट स्कोर है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि इंक्रीज आता जा रहा है। पिछले साल हमने ये देखा कि तकरीबन 1350 उसका एवरेज स्कोर था, अब 1370 1380 के करीब जो है, मतलब ज़्यादा बच्चे जो है 1400 की तरफ है जिनका स्कोर लम्स, जिनका एडमिशन लम्स में हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आईबीए के अंदर भी है, राउंड 1 में एडमिशंस अलग सैट स्कोर पे हो रहे हैं, राउंड 2 के अंदर अलग सैट स्कोर पे हो रहे हैं, बट यू नीड अ हाई स्कोर। ठीक है, सही। कुछ यूनिवर्सिटीज हाउएवर ऐसी भी होंगी जो 1200 पे एडमिशन दे देंगी, 1150 पे एडमिशन दे देंगी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो उन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहता है तो भाई उसके लिए 1200 भी अच्छा स्कोर है। तो ये उसको बिल्कुल अगर सही है। 1400 नहीं आ रहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार आपका स्कोर अच्छा नहीं है। तो ये इसमें थोड़ा सा होता है। अच्छा तलाल भाई, एक और बात मुझे बताइएगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि जिस तरह से डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें चेंजेस, बहुत एक मेजर चेंज आया है, तो क्या टेस्ट वाले दिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो लेके जा सकते हैं या लेके जाना ज़रूरी है हमारे लिए? हाँ, ये भी एक चीज़ है जो बच्चे अक्सर इसमें परेशान होते हैं। इसकी वजह से मैंने अक्सर जगहों पे ये देखा है कि बच्चों को टेस्ट सेंटर्स में अलाउ नहीं किया, क्योंकि जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सारी वो लेके नहीं गए। देखें, वन बाय वन कर लेते हैं। सबसे पहली सही। चीज़ तो ऑब्वियसली इसमें ये है कि आपके पास जो डिवाइस है वो होनी चाहिए, जिस डिवाइस पे भी आपने ऑब्वियसली स्टार्ट करना है। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रेफरेबल यही है कि फुली चार्ज हो।
ठीक है। Okay. तो एक फुली चार्ज फंक्शनल आपके पास डिवाइस होनी चाहिए, उस डिवाइस को आपने अपने साथ लेके जाना है, चार्जर भी साथ लेके जाना है इन केस कोई सही है। मिसहैप हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि उस डिवाइस में ब्लू बुक ऐप इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब ये ब्लू बुक ऐप क्या है? ब्लू बुक ऐप जैसे ही ये सैट डिजिटल हुआ तो कॉलेज बोर्ड ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम है ब्लू बुक। ब्लू बुक में होता ये है कि जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट हैं या जो प्रैक्टिस डिफरेंट मटेरियल है वो उस ऐप पे कॉलेज बोर्ड ने अपलोड कर दिया। तो अब अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो ब्लू बुक डाउनलोड करेगा अपनी डिवाइस पे, वो प्रैक्टिस करेगा। अच्छा, सही है। इसके साथ ही साथ जो सैट कंडक्ट किया जाएगा वो भी इसी ब्लू बुक ऐप पे किया जाएगा। अच्छा, तो ब्लू बुक ऐप पे जो एक्सेस है वो उसी के थ्रू होगा, जो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी उसी के थ्रू आपको उसमें एक्सेस मिल जाएगा। तो ब्लू बुक ऐप आपके पास होनी चाहिए। सॉरी। अच्छा, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट, खासतौर से इंटरनेशनल स्टूडेंट जो सैट के लिए जाना चाहता है उसके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, और ना सिर्फ पासपोर्ट बल्कि वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मतलब अब कोई वैसा बच्चा है जो पासपोर्ट ले जाता है, वो पासपोर्ट उसका एक्सपायर्ड है, ठीक है, तो वो एक्सपायर्ड पासपोर्ट पर किसी काम का नहीं है। तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास अपनी डिवाइस होनी चाहिए, आपके पास जो एडमिशन टिकट है जब आप सैट के लिए रजिस्टर करते हैं, हम आगे रजिस्ट्रेशन पे भी बात कर लेंगे, लेकिन जब आप सैट की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास एक एडमिशन टिकट जनरेट होता है, और वो एडमिशन टिकट ये बताता है कि आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो वो एडमिशन टिकट प्रिंट फॉर्म में आपके पास वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसके साथ आपके पास अपना कोई फ़ोटो आईडी, अच्छा फ़ोटो आईडी में आपका अगर एनआईसी बन गया है, स्मार्ट कार्ड बन गया है तो वो हो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं है तो उसके बाद आपके पास कोई भी आपके पास कोई कॉलेज का कार्ड या कोई ऐसी चीज़ जो प्रूफ कर दे, वो अगर हो तो भी चलेगा। लास्टली आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि अब मैथ के दोनों सेक्शंस में कैलकुलेटर अलाउड है, तो अब आपके पास अपना कैलकुलेटर होना भी बहुत ज़रूरी है। बस ख्याल एक चीज़ का रखना है कि एक लिस्ट ऑफ डिवाइस ऑफ कैलकुलेटर्स है जो कॉलेज बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, या ऐसा कह लो कि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो कॉलेज बोर्ड ने अप्रूव नहीं किए हुए। तो वो लिस्ट भी बल्कि अवेलेबल है कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख लें कौन से कैलकुलेटर्स अप्रूव्ड हैं, उनमें से कोई एक कैलकुलेटर आप लेके चले जाएं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे आप अगर एक वॉच पहन के चले जाएं, एनालॉग डिजिटल ना पहन के जाएं, और आप अपने साथ अपनी कोई वाटर बॉटल ले जाएं, साथ में कुछ स्नैक्स ले जाएं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ले जाएं, दीज आर नाइस टू हैव। लेकिन जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें आपकी ले जाना टेस्ट वाले दिन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास केसेस आते हैं, एक बच्चे की मेरे पास सुबह कॉल आई, जिस दिन टेस्ट था उस दिन सुबह मेरे पास बच्चे की कॉल आई। अच्छा, कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि सर मुझे एंट्री नहीं दे रहे अंदर टेस्ट में, मुझे जाने नहीं दे रहे अंदर टेस्ट में। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों नहीं जाने दे रहे? तो वो मुझे कहते हैं सर मेरा जो पासपोर्ट है वो एक हफ़्ता पहले एक्सपायर हो गया। मैंने कहा भाई तुमने ये चीज़ चेक नहीं की थी? कहा सर मुझे पता ही नहीं था कि ये अगर पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो उसको उस दिन एंट्री उन्होंने नहीं होने दी। हमने बहुत कोशिश की, मुझसे भी उसने बात की, हमने डायरेक्ट बात भी की वहाँ पे इन्विजिलेटर से, लेकिन उसने फिर अलाउ नहीं किया उनको, तो वो उस दिन टेस्ट नहीं दे पाया। तो देखिए इतनी छोटी सी चीज़ है, सही है, इतना लोग एक्सपेंडिचर इसमें करते हैं कि वो तैयारी भी हो रही है और मतलब रजिस्ट्रेशन भी कराई जा रही है और उसके साथ और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सही है, तो इतना उसमें खर्चा हो रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसका भी अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़े नुकसान से फिर आप बच सकते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा तलाल भाई, हमने फॉर्मेट के ऊपर और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर ली है, कोशिश की है कि जितने स्टूडेंट्स के जहन के अंदर सवालात होते हैं हम उनको डिस्कस करें। अच्छा, बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सेट कैसे डिफरेंट है, इसकी टेस्ट कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए टेस्ट तो वही है पाकिस्तान में भी, लेकिन ये कि टेस्ट, हाँ, सेंटर्स कुछ इसमें लोकेटेड है। यानी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मेजरली 3 शहरों में हमारे पास टेस्ट होता है, कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। और रजिस्ट्रेशन का तरीका वही है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आपसे टेस्ट सेंटर पूछा जाता है। जब आपसे टेस्ट सेंटर पूछा जाता है तो उस वक्त आपसे आपकी सिटी भी पूछी जाती है। तो कराची में अगर आप कराना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कराची सेलेक्ट करते हैं तो कराची में जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको वो बता देंगे। तो उन टेस्ट सेंटर्स में जो भी सेंटर के अंदर एक तो ये कि सीट अवेलेबिलिटी हो, तो जहाँ जहाँ भी सीट अवेलेबिलिटी है वहाँ पे आपको जो भी प्रेफरेबल है वो टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक शहर में नॉर्मली 4-5 टेस्ट सेंटर्स होते हैं।
अच्छा, इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक इवेंट है। आप तो एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने डिले कर दी। अच्छा। तो होता ये है सैट में, खासतौर से कराची में, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन डिले कर दो तो होता ये है कि वो टेस्ट सीट्स फिल हो जाती हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, सारे टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं। तो अब जब ये सिनेरियो हुआ, टेस्ट सेंटर फुल हो गया, अब उनको मिल नहीं रहा, तो फिर उनके लिए क्या सिनेरियो बना? अब दो ऑप्शन है। इस तरह का कोई बच्चा जो सीट मिस कर गया या सीट्स फुल हो गई उसकी कराची में, उसके बाद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो उसके पास ये है कि वो अगली जो अटेम्प्ट है उस पर जाए, अगर वो उस पर नहीं जा सकता तो उसके पास फिर ऑप्शन ये है कि वो दूसरे किसी शहर में जाके टेस्ट दे। अब उनके लिए अगली अटेम्प्ट पे जाना लेट हो रहा था, तो उनको फिर इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी या दूसरे शहर, आई डोंट नो रिमेंबर किस में कराया था उन्होंने, मगर उनको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी और वहाँ पर उन्होंने जाके टेस्ट दिया। तो ये सारी कॉस्ट और एंड टाइम हसल से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हम बर वक्त करा लें, ताकि ये इस तरह की प्रॉब्लम से भी हम बच जाएँ। अच्छा तलाल भाई, रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दीजिए, और इसकी फ़ीस क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए हमें। देखो, रजिस्ट्रेशन जो है इसकी बहुत सिंपल है। आपने करना ये है कि आपने कॉलेज बोर्ड पे जाना है, कॉलेज बोर्ड वेबसाइट पे जाना है, collegeboard.org उसकी वेबसाइट है। जब आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपके सामने शो करता है, सैट, पीसैट और डिफरेंट एपी के प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा सैट, और वो आपसे ऑब्वियसली आपको रिक्वेस्ट करेगा कि अगर आपने क्रिएट करना है अकाउंट, साइन अप करना है, आप साइन अप करें। जब आप साइन अप करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक ऐसे पेज पे राउट कर देगा जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी। सही तो है। जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए रजिस्टर करते हैं, कोई आपको परचेज करनी होती है, कोई भी चीज़ आपको कहीं पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है, एनरोल करना होता है, ऐसे ही कॉलेज बोर्ड का एक फॉर्म है। उस फॉर्म में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं आपसे, एजुकेशनल डिटेल्स आपकी पूछेंगे, आपसे आप रहते कहाँ हैं, आपके एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल्स पूछेंगे, आपकी हॉबीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें उसमें पूछेंगे। तो एक डिटेल्ड उनका पूरा फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म आपने पूरा फिल करना है। जब आप पूरा फॉर्म फिल आउट कर देंगे, आप टेस्ट सेंटर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, तो एंड में वो फिर आपसे फ़ीस की बात करता है। आपने सारा फॉर्म अच्छे से डिटेल में फिल आउट कर दिया, तो एंड में आप जाके फ़ीस फिल आउट, उसकी फ़ीस पे कर दें। अच्छा, फ़ीस क्रेडिट कार्ड से भी हो सकती है, डेबिट कार्ड से भी हो सकती है। ये अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ होता है। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू पे फॉर योर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड भी अगर आपके ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक्टिवेट हुए हुए हैं तो वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। फ़ीस जो है इसकी वो $111 है। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि काफ़ी टाइम से इन्होंने फ़ीस अपनी नहीं बढ़ाई है, तो $111 काफ़ी टाइम से, और $111 ही चल रहा है। ये $111 जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उस वक्त ऑब्वियसली डॉलर PKR यानी पाकिस्तान रुपी टू डॉलर की जो भी पैरिटी चल रही होगी, उस हिसाब से ये आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक अंदाज़न कोई पाकिस्तानी बच्चा अगर देख रहा है, वो जानना चाहता है कि यार PKR में मुझे खर्चा बता दें, तो अभी एज ऑफ नाउ जो डॉलर वैल्यू चल रही है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड मे बी 30 to 35,000 की तकरीबन इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट करती है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास कॉलेज बोर्ड की तरफ से एक ईमेल भी आएगी कन्फर्मेशन की, आपके पास एडमिशन टिकट भी आ जाएगा कुछ टाइम में, जो बताएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई है। वही एडमिशन टिकट आप लेके टेस्ट वाले दिन जा भी सकते हैं। उससे ये है कि आपका जो भी सिनेरियो इंशाल्लाह वो आपको अलाउ कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये इसका सिनेरियो है पूरा। अच्छा दलाल भाई, एक और चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइट को एक्सेप्ट करती हैं, या ये सिर्फ जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है? देखिए, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। अगर कोई बच्चा इंटरनेशनली पढ़ना चाहता है, वो US जाना चाह रहा है या वो किसी और जगह पे जाना चाह रहा है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ये चीज़ है ही। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, ख़ासतौर से कोविड से पहले के टाइम में ये हुआ था कि SAT जो है वो उसके अंदर वो ऑप्शनल हो गया था। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ SAT को कंसिडर नहीं कर रही थी, लेकिन वो टाइम गुजार के उन्होंने ये चीज़ देखी कि ऑब्वियसली एक बड़ा फ़िल्टर होता है SAT। मतलब एक बच्चा मेरे पास, जैसे एक वो मैं पढ़ रहा था कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है US की, तो वहाँ पे उसके पास एप्लीकेशन के टाइम पे तकरीबन कोई 70,000 एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, 70 या आई डोंट नो 70-75 के करीब, कोई 70-75,000 एप्लीकेशन उसके पास आई थी, और पूरी दुनिया से, ठीक है। अच्छा, और 70-75,000 एप्लीकेशन में से उसको तकरीबन कोई 1000 बच्चों को एडमिशन देना था, या पता नहीं 2000 बच्चों को एडमिशन देना था। तो आप समझ लें कि अगर 70,000 एप्लीकेशन है या 80,000 एप्लीकेशन है, और 80,000 में से 2000 बच्चों को अगर मुझे एडमिशन देना है,
तो ये मेरा ख्याल है कोई 4-5% बनता है। तो अब ये सारी एप्लीकेशंस को कैसे स्कैन किया जाए, एवेल्युएट किया जाए, एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो सैट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है, क्योंकि जो 80,000 स्टूडेंट्स होंगे, उन 80,000 स्टूडेंट्स के अंदर हार्डली 10% ही होंगे जो 1500 या 1520 इससे ऊपर स्कोर लेके आएंगे। तो अगर वो यूनिवर्सिटी ये शर्त लगा देती है कि भाई आपका स्कोर 1520 होना ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली 90% अवाम कट जाती है। तो जहां आपको 80,000 में से 2,000 बच्चों को लेना था, अब आपको 8,000 बच्चों में से 2,000 बच्चों को लेना होगा, तो वो फिर एवेलुएट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनली तो ये क्लेम्ड है ही, इंटरनेशनली तो आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर आपके पास सैट है और आपके पास सैट का अच्छा स्कोर है, तो उसमें डेफिनेटली आपको वर्ल्ड वाइड फ़ायदा होगा। और ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा एडमिशन के एतबार से, बल्कि इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर योर स्कॉलरशिप्स। हमने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छे स्कोर पे, अच्छे एसएटी के स्कोर पे बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं। उनके पूरे पूरे मतलब 100% तक चीज़ें फंड हो जाती हैं। और यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कुछ स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड्स भी मिलती हैं, यानी यूनिवर्सिटी उनके सारे खर्चे पे ऑफ कर देती है और उसके साथ साथ उसको जो है वो मजीद पे ऑफ भी करते हैं स्टाइपेंड के तौर पे, तो ये भी हो जाता है। तो अच्छा सैट स्कोर होना ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट। इसके अलावा फिर आपने जो पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान में देखिए थोड़ा सा इसमें डिस्पैरिटी है, इस लिहाज से कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सैट को एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें एक्सेप्ट सैट को नहीं करती हैं। ये मैं थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी से बता दूं, तो अगर मैं बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जैसे लम्स है, आईबीए है, और जो दीगर बिजनेस स्कूल्स हैं, हमारे पास टॉप स्कूल्स हैं, तो उसमें आप समझ लो कि तकरीबन 99% जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सैट को एक्सेप्ट कर ही रही हैं, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी में आ जाएं, तो उसमें एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है जो सैट को एक्सेप्ट करती है। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सैट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और फिर अगर आप मेडिकल साइड पे आ जाएं, तो मेडिकल साइड पे तो आप समझ लें कि 100% एसएटी रिलेवेंट हो जाता है, बिकॉज ख़ास तौर से अगर आपको मतलब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनमें जाना है, तो वो तो आपके लिए नेसेसरी है कि आपने एमडी कैट देना ही है, और एमडी कैट के बगैर आपका काम उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो वर्ल्ड वाइड मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, वो एक ऑब्वियसली डिफरेंट सिनेरियो है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, तो बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका बड़ी आसानी से हो जाता है। तो जो लोग भी लम्स जाना चाह रहे हैं और आईबीए जाना चाह रहे हैं, अगर उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अच्छे हैं लम्स के लिए, मिसाल के तौर पे मैट्रिक, ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की परसेंटेज और ओ लेवल के ग्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अगर उनका सैट का स्कोर थोड़ा भी मुनासिब आ जाए, 1450 आ जाए, 1400 आ जाए, तो उनका एडमिशन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लम्स का जो एवरेज सैट स्कोर चल रहा है वो तकरीबन 1350 1370 के पास चल रहा है। और ऑब्वियसली लम्स ये भी देखता है कि सिर्फ सैट स्कोर ना हो, सैट स्कोर के साथ साथ जो ओ लेवल के ग्रेड्स हैं या जो मैट्रिक की परसेंटेज है, जो ए लेवल के ग्रेड्स हैं या जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है, वो इसको भी कंसिडर करते हैं और आपके सैट स्कोर को भी कंसिडर करते हैं। तो किसी बच्चे का अगर कोई बहुत अच्छा सैट स्कोर है, 1500 है, तो उसका अगर मिसाल के तौर पे ओ लेवल के ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं भी हैं, तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर किसी की ओ लेवल के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, किसी बच्चे के पास 11 एज हैं ओ लेवल्स में, तो उसका सैट स्कोर अगर थोड़ा कम भी हो, 1350 है या 1340 है, तो वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। आईबीए में भी यही है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है कि बच्चे के पास मिनिमम 65% होना चाहिए। अगर बच्चे के पास मिनिमम 65% है, तो 65% के ऊपर फिर सैट स्कोर अगर वो दे रहा है, तो अगर उसका स्कोर मिसाल के तौर पे 1400 आ जाता है, 1450 आ जाता है, तो उसका एडमिशन आईबीए में हो जाएगा। अब ये ऑब्वियसली फिर एक डिटेल हो जाएगी, क्योंकि आईबीए में ऑब्वियसली डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट क्लियरेंस स्कोर्स हैं सैट के, तो वो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप समझ लो कि ओवरऑल बिजनेस यूनिवर्सिटी अ बिग येस, अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, चाहे कोई भी उसमें प्रोग्राम हो, आप उसमें आप सैट दो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इंजीनियरिंग में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होगा, जैसे आई थिंक पार्शियली फास्ट कंसिडर करती है, वो भी उसमें भी उसका अपना टेस्ट आपको एनटीएस देना पड़ता है, वो एक पार्शियल उसके अंदर कभी कभार वो एक्सेप्ट हो जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली ई कैट के थ्रू आपको जाके उनके अपने टेस्ट देने पड़ते हैं अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए। तो ये पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा है। इस तरह से बच्चे अगर चलें तो उनको फिर फ़ायदा होता है। अच्छा तलाल भाई, स्टूडेंट्स के ना काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं कि एफएससी कॉमर्स और मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैथ्स का सेक्शन इनका काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसकी क्या वजूहत है, क्या इसकी रीज़न है?
नॉर्मली इसका कोई बड़ी मतलब इसकी बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है। वो ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो बच्चा मेडिकल से आ रहा है या एफएससी कॉमर्स से आ रहा है, तो क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस मांगते हैं, और एफएससी अगर आप कॉमर्स की बात करें या आप एफएससी मेडिकल की बात करें, तो उसमें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस भी नहीं होती, मैथ पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं होता। तो इसलिए जो बच्चे सैट देने आते हैं इन दो डिसिप्लिन से, उनको थोड़ी बहुत स्ट्रगल इसमें होती है। लेकिन ये हमने देखा है कि अगर इस तरह के बच्चे या इन प्रोग्राम से बच्चे भी अगर आते हैं और वो बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, मेहनत कर लें, तो वो मैथ में नॉर्मली आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे मेडिकल के बच्चे आके कह रहे होते हैं, सर हमने मैथ नहीं पढ़ी है काफ़ी टाइम से, हम किस तरह से लेके चलें, तो वो मेहनत कर लें तो आगे हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना एफर्ट करने को तैयार है। लेकिन ये एक मिथ है कि जो बच्चे मेडिकल से आ रहे हैं या जो बच्चे कॉमर्स से आ रहे हैं उनसे होता ही नहीं है। ये बात जो है ना, ये फिर थोड़ी सी गलत हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल उनके लिए होता है, मगर वो इसलिए नहीं कि वो वाकई मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल होता है कि ऑब्वियसली टाइम हो गया है, सही है, और मैथ उन्होंने 2 साल पढ़ी नहीं होती है, सही है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। अच्छा तलाल भाई, एक और बात मुझे बताएं कि मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है कि उनके लिए रीडिंग सेक्शन जो है वो काफ़ी उसमें स्ट्रगल करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी तो रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ आपको एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि इन्फ्लुएंस जो है अब बच्चों के ऊपर ज़्यादा वीडियोस का है, सही है, रीडिंग का इतना नहीं है। इवन अगर मैं 10 साल पहले के बच्चे अगर मैं ले लूँ ना, तो 10 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो 10 साल के मैं अगर पहले के बच्चे भी ले लूँ, तो उस वक्त भी स्टूडेंट्स वर इनटू रीडिंग, मतलब वो दे यूज्ड टू रीड, बुक्स होती थी और डिफरेंट चीज़ें होती थी, उसको पढ़ते थे। लेकिन आजकल ज़्यादा जो एक इन्फ्लुएंस है वो वीडियोस की तरफ है। अच्छा, उसमें भी हमारे यहाँ एक मतलब एक कल्चरल वो भी है कि बच्चे जो कॉन्वर्जेशन के अंदर या जो इंग्लिश राइटिंग के अंदर रीडिंग में वैसे अच्छे नहीं हैं, तो वो वैसे भी सैट में स्ट्रगल करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सैट एक स्किल बेस्ड टेस्ट है। तो अब रीडिंग एंड राइटिंग की भी अगर मैं आपसे बात करूँ ना, या इंग्लिश का जो सेक्शन है उसकी मैं बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल, बल्कि जितने भी सवाल उसमें बनते हैं ना, वो सारे सवाल एक पर्टिकुलर स्किल टेस्ट करते हैं। तो वो बच्चे जिनकी रीडिंग अच्छी है, उनको एक लामहला एक एडेड बेनिफिट इसमें होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आपकी प्रेपरेशन है, अगर आप सैट की प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन ये उस वक्त तक अच्छी हो सकता है पेरेंट्स भी हमारी ये वीडियो देख रहे हो, तो पेरेंट्स को मैं बता दूं शुरू में कि यू हैव टू मेक श्योर कि पहले से आप बच्चों को इसके लिए तैयार करें कि जिस वक्त वो इस स्टेज पे आगे खड़े हो कि अब उनको सैट देना है, तो इस स्टेज पे उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो प्री रिक्विजिट लेवल के ऊपर तो अच्छी हो। क्योंकि देखिए, सैट प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। मैं अक्सर बच्चों से ये बात कहता हूँ कि यार, आप सैट की जो तैयारी कर रहे हो, इसमें आप ये नहीं सीख रहे कि इंग्लिश क्या है, इसमें आप इंग्लिश नहीं सीख रहे। अगर आप पिछले 12 साल में, 13 साल में ये नहीं सीख पाए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या है, तो ऑब्वियसली 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में तो ये सीखना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो हम तो यहाँ ये सीखते हैं कि भाई आपने अब तक जो पढ़ा, जितना पढ़ा, उसको कैसे हम अक्यूमुलेट करें, जमा करें, और इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो टेस्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। टेस्ट में जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट मुझे डेवलप करना है वो मैं पूरा कर लूँ। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आगे जा रहा हूँ, मैं बच्चों का स्किल सेट डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो बेसिक्स में फंसे हुए हैं, ऐसा ही है, वो रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, वो जब तक पैसेज पढ़ते हैं जब तक टाइम निकल जाता है। अब हमने शुरू में आपसे बात की थी कि मैंने आपको रिफर बताया था कि शुरू में जो है 32 मिनट्स होते हैं। अब बच्चे हैं, 27 सवाल हैं, और 27 सवाल के लिए उनके पास 32 मिनट्स है। अब इसकी अगर आप थोड़ी सी मैथ करें तो आपके पास एक सवाल के लिए तकरीबन 70 सेकंड बनते हैं, 70 या 72 सेकंड अराउंड इतना टाइम होता है। अब हमारे यहाँ बच्चों से हम कहते हैं कि भाई आपने एक सवाल में जो जिसमें एक पैसेज है, आपने वो पैसेज पढ़ना भी है, आपने उस पैसेज से रिलेटेड सवाल भी पढ़ना है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, आपने वो ऑप्शंस पढ़ने हैं, और उसमें जो रिलेटेड सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आपने आंसर मार्क करना है। अब हमारे यहाँ तो बच्चों का सिचुएशन ये होती है कि वो जब तक पैसेज पढ़ते हैं 70 सेकंड निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो अब अगर मैं 70 सेकंड में सिर्फ पैसेज ही पढ़ रहा हूँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बच्चा अगर 70 सेकंड में सिर्फ पैसेज ही पढ़ रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा टाइम पे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो रीडिंग में स्ट्रगल का एक बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि बच्चे पहले से
उसके लिए रेडी नहीं है, उसकी प्रेपरेशन चाहिए। तो जो लोग भी अभी अपने ओ लेवल्स में हैं या शायद ओ लेवल से पहले ग्रेड 8 में हैं, या इवन अगर अपने अभी उन्होंने ओ लेवल्स ख़त्म किया है, ए लेवल्स स्टार्ट किया है, तो जब भी वो अपने SAT की तैयारी शुरू करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रीडिंग के ऊपर काम करें, अपना स्क्रीन टाइम कम करें, कोशिश करें डेली बेसिस पे कुछ रीडिंग करें। क्योंकि देखिए आपको ये मानना पड़ेगा, मैंने क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में मैं ये देखता हूँ रिलेटिवली उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन इंटरनेशनली मैंने ये शिफ्ट देखा कि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैथ में, और इंग्लिश में इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। यहाँ पे बच्चे ऐसे टीम में मैथ में इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते, माशाल्लाह मैथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैथ उनकी अच्छी होती है, स्ट्रगल करते हैं रिलेटिवली। यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर स्ट्रगल ज़्यादा होता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो मेहनत जो पुट इन करनी है वो करने को बच्चे तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ हम अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई डेली बेसिस पे काम करना ज़रूरी है, डेली बेसिस पे आपको ये करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है SAT में ना। अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे टाइम देने को तैयार नहीं है। तो ये पेरेंट्स का भी इसमें फिर जॉब है, जो काउंसलर्स हैं उनकी भी ये जॉब है, जो टीचर्स हैं उनकी भी जॉब है कि वो समझाएं बच्चों को, बताएं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एक बच्चे को पता है कि यार अगर मेरा SAT में 1500 स्कोर आ गया और मैं अगर ये स्कोर ले आया तो मुझे फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इतने लाखों की फ़ीस है वहाँ मुझे एडमिशन भी मिल जाएगा, और एडमिशन के साथ साथ हो सकता है मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो अगर उस बच्चे के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझता है कि उसके लिए करियर, उसके लिए एक अच्छा उसको जंप मिलेगा, तो वो तो मैं किस तरह कहूँ, वो तो ज़मीन आसमान एक कर देगा, किसी भी तरीके से वो उसकी तैयारी करेगा। लेकिन बच्चे को क्लैरिटी नहीं है, उसका वाई क्लियर नहीं है, तो जाहिर है वो फिर उस तरह से कभी भी उसमें काम नहीं कर सकता। ये एक थोड़ा सा इसमें इशू होता है। तलल भाई, आपने ओ लेवल का जिक्र किया, तो ओ लेवल के जिक्र के साथ बात ये आती है कि इनको अलग से कोई एडवांटेज है या इनको कोई फ़ायदा होता है इससे? येस एंड नो। मतलब देखिए बात ये है कि होता ये है कि येस, एक थोड़ा बहुत एडवांटेज इस तरह से होता है कि हमने देखा कि जो ओ लेवल्स के या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनका जो करिकुलम है, वो करिकुलम कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ होता है कि उसके अंदर रीडिंग ज़्यादा होती है, एनालिसिस ज़्यादा होती है, और चीज़ों को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना ये ज़्यादा होता है रिलेटिवली। मैं कोई यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, कोई ऐसी जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा जिससे कोई स्टीरियोटाइप बन जाए, बिकॉज ऐसा है नहीं। मैं आई एम ट्राइंग टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि एडवांटेज इस लिहाज से है कि उनको एक्सपोजर चीज़ों का ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो एडवांटेज है वो OA लेवल्स का नहीं है, एडवांटेज इस चीज़ का है कि आपके पास वो एक्सपोजर है कि नहीं, आपने चीज़ों को समझ के पढ़ना सीखा है कि नहीं। तो अगर कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है, अगर कोई FSC का बच्चा है, वो ऐसा है कि उसने पूरी ज़िंदगी चीज़ें समझ के पढ़ी हैं, उसको रीडिंग की भी आदत है, उसके पास एक्सपोजर भी है, तो इस तरह के बच्चे के पास वही एडवांटेज होगा जो OA लेवल से बच्चे के पास है। बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि OA लेवल्स के वो बच्चे जो इतना सीरियस नहीं होते, जो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को लेके नहीं चल रहे होते, वो बच्चे उनके मुकाबले में जो FSC के कुछ सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ भी रहे होते हैं, डेली बेसिस पे काम भी कर रहे होते हैं, तो ये वाले जो बच्चे होते हैं ना FSC के, वो कभी कभार एडवांटेज उन पे ले जाते हैं। तो बात समझ में ये आई कि इन जनरल अगर मैं आपसे बोलूँ तो हाँ, OA लेवल्स के बच्चों के पास एडवांटेज है, मगर उसका रीज़न ये है कि उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है। वो एक्सपोजर अगर मेहनत करके FSC के बच्चे भी हासिल कर लें, उसमें वो मेहनत कर लें, तो डेफिनेटली उनको भी वो एडवांटेज हासिल हो सकता है। अच्छा तलाल भाई, एक और बात जहन में ही आती है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो कब से स्टार्ट की जाए? कौन सा ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पे बच्चे को जो है वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके, स्कोर को बेहतर बना सके? यार देखो, आइडियली तो इसका जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का टाइम है वो ये है कि आपने अपना जब O लेवल्स ख़त्म किया, जब आपने मैट्रिक ख़त्म किया अपना, तो आप उस वक्त इसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि देखिए SAT अब काफ़ी दफ़ा हो रहा है साल में। पहले ऐसा था कि पहले SAT सिर्फ 3-4 दफ़ा होता था। पहले अगर हम बल्कि ज़्यादा पहले नहीं, 4-5 साल पहले की बात करें तो SAT अक्टूबर में होता था, दिसंबर में होता था, मार्च में होता था, और शायद मई में होता था। 4 महीने में होता था, ठीक है। लेकिन अब अगर आप बात करें तो SAT अगस्त में भी हो रहा है, इस साल से सितंबर में भी शुरू हो गया है, फिर अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, दिसंबर भी है, मार्च भी है, मई भी है, और जून भी है। तो दैट मीन्स अराउंड 8-9 महीने तो साल के ऐसे हैं जिनमें ये SAT हर महीने हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी महीनों में भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो 6 दफ़ा अगर ये टेस्ट या 8 दफ़ा ये टेस्ट हो रहा है, और अगर आप अपने O लेवल्स में हो और आप अगर ये स्टार्ट कर लेते हो, आपने एक अटैम्प्ट फॉर एग्जांपल अगस्त में दे दी, फिर आपने एक अटैम्प्ट मिसाल के तौर पे
दिसंबर में दे दी अगर आपको टाइम मिलता है, और आपने अगर अपना अच्छा स्कोर अपने फर्स्ट ईयर में या आपका जो एएस होता है या A1 होता है उसी में अच्छा स्कोर कर लिया, तो अब आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आप एक बहुत ही लग्जरी में लाइफ गुजारेंगे। और वो लग्जरी ये है कि आपका बकिया जो A1 है या फर्स्ट ईयर है और जो सेकेंड ईयर होगा और जो A2 होगा उसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन की टेंशन लेनी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आपने ओ लेवल्स के फ़ौरन बाद तैयारी कर ली, आपका स्कोर भी आ गया। अब वो स्कोर आपने क्या करना है कि जब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे आपने बस उस वक्त जाके वो स्कोर सबमिट करवाना है, ठीक है ना। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। बरक्स इसके अगर आप बाद में तैयारी शुरू करते हो, अगर आप A2 में अपनी तैयारी शुरू करते हो या आप अपने सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू करते हो तो हो तो जाएगी तैयारी तब भी, लेकिन बात यह है कि उस वक्त प्रेशर रिलेटिवली पढ़ाई का ज़्यादा होगा। तो प्रेफरेबल तो ये है कि भाई आप मैट्रिक के फ़ौरन बाद शुरू कर दो, ओ लेवल्स के फ़ौरन बाद शुरू कर दो और आप एक अटेम्प्ट दे दो। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि अच्छा मैंने पहले दे दिया तो अब तो 1 साल है अभी तो मेरे एडमिशन्स के अंदर, क्योंकि मैं अगर ओ लेवल्स की बात करता हूँ तो मैंने तो यूनिवर्सिटी एडमिशन 1 साल बाद लेना है, 2 साल बाद लेना है। तो भाई ये भी चीज़ आप समझ लो कि सैट 3 से 5 साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैलिड होता है। तो अगर आप 2025 में सैट दे रहे हो तो 2028 तक और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2030 तक ये वैलिड होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर ये, हाँ अगर कोई बच्चा मिसाल के तौर पे किसी वजह से नहीं दे पाता, अपने ओ लेवल्स में नहीं कर पाता, ओ लेवल्स के बाद नहीं कर पाता, तो वो फिर ठीक है आगे जाके कर ले। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में या A2 में भी कर रहे हो, सैट देने की कोशिश कर रहे हो, उसमें फिर आप कोशिश करो कि द अर्लियर द बेटर। यानी फिर आप कोशिश करो कि आप अगर पहली अटेम्प्ट उस साल की अगस्त में हो रही है तो आप एग्जाम्स के बाद फ़ौरन तैयारी शुरू करो और आप अगस्त में एक अटेम्प्ट दे दो। वजह ये है कि पहली अटेम्प्ट में अगर आपका स्कोर नहीं आता तो एटलीस्ट आपके पास टाइम होगा कि आप एक अटेम्प्ट और दे दें, उसमें आपका स्कोर आ जाए। और हमने ये देखा है, लामहला हमने ये देखा है कि कुछ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनफैक्ट जिनका पहली अटेम्प्ट में स्कोर नहीं आता, जब वो सेकंड अटेम्प्ट की तरफ जाते हैं तो उनका स्कोर बढ़ जाता है, उनका स्कोर अच्छा आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, प्रिपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आप IB ग्रेड्स के अंदर काफ़ी टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो IB ग्रेड्स के बारे में बताएं, ये किस तरह की स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करवाता है ये, या बच्चे जो है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके अपने सेट के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका टेस्ट दे सकते हैं? देखो यार, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑब्वियस सी बात है इसका सवाल का जो जवाब है वो भी थोड़ा सा डिटेल होगा। भाई देखो, कहने को तो सेल्फ स्टडी किसी भी चीज़ की जा सकती है और सेल्फ स्टडी करके आप उसका जवाब, उसकी तैयारी करके आप काम कर सकते हो, लेकिन क्या हर कोई ये कर सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या आप वाकई वो सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो सेल्फ स्टडी करके जो एक स्ट्रक्चर्ड इदारे में जैसे IB ग्रेड्स में हो रहा है? ये 2 सवाल है। देखें, पहली चीज़ तो ये समझ लें कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो सेल्फ स्टडी करके वो सारी चीज़ें आपके लिए करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे हो तो आप के लिए मतलब हर वक्त ऑब्वियसली एक मोटिवेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारा काम कर रहे हो तो हर वक्त आपने ऑन योर टोज रहना है और वो सारी जो गाइडेंस है वो आपको खुद अपने लिए कहीं से अरेंज करनी है, जो कि मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर मैं हूँ और मैं इस सिनेरियो को देख रहा हूँ तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस चीज़ की कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया या मैं नहीं कर पाया, क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि भाई फिर मुझे गैप ईयर लेना पड़ेगा, सही है ना। यही ऑप्शन है ना। अगर मेरा स्कोर, मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने रिस्क ले लिया, मैंने कहा यार छोड़ो मैं नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं लेता, मैं खुद कर लूँगा, और मैंने जो है वो तैयारी कर ली और मेरा स्कोर नहीं आया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरा स्कोर नहीं आया मैं गैप ईयर लूँगा, या अगर मैं गैप ईयर नहीं लेता तो मुझे यूनिवर्सिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यानी अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा था तो अब मैं टॉप टियर यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगा, मैं सेकेंड टियर यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो अगर आप ये समझते हो कि आप ये रिस्क उठा सकते हो कि आप या तो गैप ईयर लो और इतना अपना टाइम, फाइनेंसेस और ये सारी चीज़ें ज़ाया करो, या फिर आप क्या करो कि आप किसी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में या जिसमें आप ऐसे कह लो जाना चाह रहे हो, आप उस यूनिवर्सिटी में ना जा पाओ। अगर तो भाई आप ये अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कहते हो कि हाँ यार ये रिस्क लेके देखा जा सकता है, तो आप ये रिस्क लो, सही है। वरना ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है कि इस तरह का रिस्क लिया जाए। रेकमेंडेड यही है कि किसी स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर इदारे से तैयारी की जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप IJ ग्रेड जी आओ, आपको नहीं आना आप नहीं आओ, आपको जहाँ से तैयारी करनी आप करो, लेकिन
आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में तैयारी करो। आईबी ग्रेड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आईबी ग्रेड्स में जो हमारा तरीक़ेकार है पढ़ाने का, उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है फीडबैक। क्योंकि देखिए सैट में हमारे पास बच्चा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है या कोई भी इसलिए आ रहा है पढ़ने के लिए कि उसको स्कोर इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, स्कोर इम्प्रूवमेंट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्कोर इम्प्रूवमेंट में मैं आपके सामने रिवाइज अगर मतलब सिंपल करके रख दूँ ना तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उसको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हों, और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसकी जो प्रैक्टिस है, जो वो प्रैक्टिस करेगा समझने के बाद, उसको ट्रबल शूट किया जाए, उस पर उसको गाइड किया जाए, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ बताया जाए। तो इसलिए आईबी ग्रेड्स की जो तैयारी है उसमें स्टार्ट किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट से। अच्छा। पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये बच्चा स्टैंड कहाँ कर रहा है। इसमें अच्छा अक्सर हमारे पास बच्चे आके ये पूछ रहे होते हैं, सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तो एक भी क्लास नहीं हुई, तो अभी कैसा टेस्ट। ठीक है ना, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा डायग्नोस्टिक में लेट्स से वो सपोज वो स्कोर करता है 1100, ठीक है, सही है, और वो मुझे ये कहता है कि यार मैंने 1500 स्कोर करना है। तो अब मुझे ये पता है कि इस बच्चे को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 400 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट चाहिए। तो अब जो भी टीचर्स हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो भी हम लोग इन्वॉल्व होंगे, हमें पता होगा कि यार इस बच्चे के साथ हमने जो काम करना है वो इस तरह करना है कि इसकी 400 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आए। सही है, तो ये इसके लिए डायग्नोस्टिक हमें ये बता देता है कि बच्चा पढ़ने से पहले कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। तो मतलब जहाँ पे बच्चा लैग कर रहा होता है, जिस सेक्शन के अंदर वो लैग कर रहा होता है, तो फिर टीचर आप उसी सेक्शन के ऊपर जो है फोकस करके उनकी प्रिपरेशन करवाते जी हैं। जी जी, हमें मतलब बिल्कुल ये पता चल जाता है कि बच्चे की वीकनेसेस कहाँ कहाँ है। अब जब ये हो गया फिर क्लासेस शुरू होती हैं। अच्छा, क्लासेस में क्या है कि हम सारे टॉपिक्स अच्छा शुरू में बच्चों को ये भी होता है कि हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें, हम रोक देते हैं पहले बच्चों को, हम कहते हैं भाई अच्छा। आप पहले टॉपिकल चले, ठीक है, और टॉपिकल पहले आप सारे टॉपिक्स को समझ लें, फिर आगे प्रैक्टिस इतनी है कि आप प्रैक्टिस कर करके थक जाएंगे। सही है, इतने हम टेस्ट देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो क्लासेस होती हैं, उसमें सारे टॉपिक्स समझाए जाते हैं, फिर उसमें वीकली क्विजेज होते हैं ताकि ये चेक करें हम कि भाई ये बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं ये रिटेन भी हो रहा है या वो रिटेन नहीं हो रहा, ये एक चीज़ पूरी देखी जाती है। ठीक है, जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें जब कॉन्सेप्ट सारे बच्चों के हो जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई अब हम टेस्ट करना शुरू करेंगे, जिनको हम कहते हैं ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, अच्छा। ग्रैंड टेस्ट से क्या पता चलता है कि अच्छा भाई डायग्नोस्टिक में बच्चे का 1100 स्कोर था, अब इसने सारी चीज़ें समझ ली हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था इसने, तो अब सब कुछ समझ लिया, तो टेक्निकली स्पीकिंग उसका स्कोर बढ़ना चाहिए। तो पहला ग्रैंड टेस्ट होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि भाई स्कोर कितना बढ़ा, स्कोर इंप्रूवमेंट कितनी आई। फिर अगर बच्चे का मिसाल के तौर पे 1100 से आया 1200, 1250, अब हम दोबारा देखेंगे भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश में 4 सेक्शंस हैं, क्राफ्ट एंड स्ट्रक्चर है, इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ है, और स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ है। तो ये 4 सेक्शंस अलग अलग स्किल सेट टेस्ट करते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये अलग अलग स्किल सेट टेस्ट करते हैं। अब हम ये देखेंगे मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है वो कंसिस्टेंटली स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में अच्छा स्कोर नहीं कर रहा। स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में क्या होता है, ग्रामर के रूल्स होते हैं। अब एक बच्चा अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश कन्वेंशन में मुस्तकिल स्कोर नहीं कर रहा तो उसका मतलब क्या है कि उसके ग्रामर रूल्स वीक हैं, वो ग्रामर रूल्स पे काम नहीं कर पा रहा। हम क्या करेंगे, अब उस बच्चे को हम ग्रामर रूल्स पे ग्रिल करेंगे, भाई तुम जाओ वो रिवाइज करो, अपनी मिस्टेक्स को देखो, इस पे काम करो। हम कहते हैं आप अपनी मिस्टेक्स का लॉग बनाओ। मिस्टेक्स का लॉग क्या है कि भाई मैंने ये गलतियां की, लोग कहते हैं यार हम तो जो सही करें वो देखें, हम कहते हैं जो गलती की उसका लॉग बनाओ, ताकि ख्याल रखो, उसके बारे में पढ़ो, और फिर आइंदा ये गलती नहीं करनी है। हो जाए गलत बात है, मगर कॉन्शियसली एफर्ट करना है कि ये गलती दोबारा ना हो। जब ये चीज़ रिपीट होती है बहुत सारे टेस्ट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर टीचर्स का फीडबैक, भाई ये क्यों नहीं हुआ, हर क्लास में होमवर्क क्यों नहीं हुआ, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया, टेस्ट क्यों नहीं सॉल्व किए जो मैंने होमवर्क में दिए थे, अगर मैंने दिए हुए, तो ये मुस्तकिल देखना कि हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, जीटी के स्कोर्स कितने आ रहे हैं, जिनके स्कोर्स कम आ रहे हैं उनके स्कोर्स कम क्यों आ रहे हैं। घरों पे हम कॉल्स करते हैं, पेरेंट्स से हम बात करते हैं, पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, भाई ये टेस्ट देने क्यों नहीं आया। उसके साथ हमारी जो एप्लीकेशन है चाह जाओ, उसका हम प्रैक्टिस जोन देते हैं। वो प्रैक्टिस जोन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके भी रिकॉर्डेड सोल्यूशंस होते हैं ताकि वो उसी वक्त देख के अपने जो एरर्स हैं उनको सॉल्व कर लें। तो वो टेस्ट भी सॉल्व करवाते हैं। हमारे अपने प्रैक्टिस टेस्ट हैं, फुल लेंथ सैट बेस्ड टेस्ट, जिसकी बेसिस पे बच्चा तैयारी जब करता है तो उसको समझ में आता है कि अच्छा यार टेस्ट इस तरह से दिया जाता है, उसको खुद ब खुद ब्रेन उसका जो है ना वो स्किल सेट के ऊपर आ जाता है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस है ना। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ भाई कि अगर आपको मिसाल के तौर पे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए क्या करना है,
एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, किसी को अच्छा क्रिकेटर बनना है क्या करना है भाई? क्रिकेट खेलो, सही है। आपको अच्छा स्विमर बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्विमिंग करनी करें। है। तो ऐसी जो भी काम आपको अच्छा, आपको फास्टेस्ट रनर बनना है, आप जाके रनिंग करें भाई, Running रोजाना करें। उसकी प्रैक्टिस करें। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको सैट में अच्छा स्कोर करना है तो वही लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करें। बस प्रैक्टिस, एक चीज जो आईबी ग्रेड्स में मुनफरिद है वो ये है कि अगर कोई बच्चा, आमतौर पे हमने ये देखा है जब प्रैक्टिस हो रही होती है तो वो बस प्रैक्टिस किए जा रहा है और वो ये कहे जा रहा है कि मेरी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। आईबी ग्रेड्स में हम इस तरह से छोड़ते नहीं है। आईबी ग्रेड्स में जब बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं आती तो फिर हम उससे बात करते हैं, भाई तुम्हारी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? अच्छा। कॉम्पोनेंट वाइज स्कोरिंग, कि भाई जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उसके हिसाब से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका स्कोर नहीं आ रहा, उस पर काम होता है। तो हमने ये देखा जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स और इवन 500 प्लस पॉइंट्स की भी इंप्रूवमेंट बच्चों Improvement आ में जाती है। देखी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कोई वो नहीं है कि मैं कोई आपको अगर, मगर ये ट्रूली हमने ये देखा कि जब इस तरह से मेहनत होती है तो आगे जाके फिर उसका नतीजा इस तरह से निकलता है। अच्छा तलाल भाई, वक्त जो है वो बहुत कम है जी, मैं और बिल्कुल। सवालात बहुत ज़्यादा हैं, जी जी, तो इसको एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। जाते जाते बस मुझे ये बताते जाएं कि आईबी ग्रेड्स के अंदर एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह बच्चा एडमिशन ले सकता है? बहुत ही सिंपल है। देखिए आईबी ग्रेड्स में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे 6 कैंपसेस हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, बहादुराबाद, डीएचए, मलिर। हमारे 6 एरियाज़ में कैंपसेस हैं और हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी कैंपस आपके घर से नियरेस्ट है आप वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ पहुँच के आप अपना केस डिस्कस करें और आप एडमिशन लेके एज सून एज पॉसिबल अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लें। आप क्लासेस, आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल पे आप पहले बात कर लें, जिस तरह सही से है। आपको आसानी हो इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारे जो नंबर्स हैं कैंपसेस के वो इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, हमारा जो नंबर है वो जी शेयर कर बिल्कुल। देंगे। उस पर आप कॉल करें, आप बात करें, कैंपस विजिट करें एज सून एज पॉसिबल और हमारे जो बैचेज हैं उनमें आप पार्ट लें। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसमें शामिल होके जो एक अच्छा स्कोर सैट का है वो सैट का स्कोर हासिल करें, बात को समझें, ताकि आप जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आपका ड्रीम है और अपना करियर आपने बनाना है तो आप उसमें एडमिशन भी लें और अपने करियर को उसी हिसाब से आगे भी लेके बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल भाई आपका वक्त देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी आज, तो उम्मीद है और काफ़ी बच्चों के सवालात जो है वो भी क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आने के लिए। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। होपफुली हमने जो बात की उससे बच्चों के अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं यार और वो चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं, उनका ऑब्वियसली अगर करियर इसके थ्रू बन जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है। तो इट वाज़ वेरी नाइस टू हैव यू अरीफ एज वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने सो मच। जो क्वेश्चंस पूछे वो माशाल्लाह सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बच्चे नॉर्मली जो प्रॉब्लम बच्चों की होती है, तो बिल्कुल। होपफुली इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। IBA Grads, gateway to your desired future.